हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी। तो पहले कृषि एग्रीकल्चर, पहले जानेंगे हम कृषि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का अर्थ होता है मृदा तथा कल्चर का अर्थ होता है कर्षण। यहाँ दे दूँ एग्रीकल्चर में दो ब्रांच आती हैं, प्लांट साइंस और एनिमल साइंस। प्लांट साइंस में अपने कुछ पॉइंट आते हैं, इनकी भी ब्रांच होती है। प्लांट साइंस में भी ब्रांच होती है और एनिमल साइंस में भी ब्रांच होती है। प्लांट साइंस में सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर, वन विज्ञान फॉरेस्ट्री, आरोपित फसलें प्लांटेशन क्रॉप, मसाले की फसलें स्पीसीज एंड कॉन्डिमेंट्स, सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी। पशु विज्ञान में आएगा गाय एवं भैंस पालन, कटर हस्बेंड्री, भेड़ एवं बकरी पालन, सीप एंड गॉड हस्बेंड्री, मुर्गी बतख एवं तीतर पालन, हैंड डक एंड टर्की हस्बेंड्री, मत्स्य पालन पिसीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, लागत पालन फ्लैगकल्चर। एग्रोनॉमी, सबसे पहले एग्रोनॉमी। इसकी दो ब्रांच है, प्लांट साइंस और एनिमल साइंस। सबसे पहले था एग्रोनॉमी। तो व्हाट इज एग्रोनॉमी? एग्रोनॉमी क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट होता है, इसमें फसलों का अध्ययन करते हैं। एंड उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, जो उद्यान वाली फसलें होती हैं उनका स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ओके। वन विज्ञान फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में जो वन में उगाए जाते हैं पेड़, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। और पशु और वन वाली फसलें सबको एक साथ किया जाता है, उसमें फॉरेस्ट्री कहते हैं। और आरोपित फसलें प्लांटेशन क्रॉप, मसाले की फसलें, सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान, कैटल हस्बेंड्री, सीप एंड गॉड हस्बेंड्री, हैंड डक एंड टर्की हस्बेंड्री, पिसीकल्चर। मत्स्य पालन, इसमें मछलियों को उगाया जाता है, एक डैम बनाते हैं, उसमें जब आप मत्स्य पालन पिसीकल्चर पढ़ोगे ना तो उसमें डैम बनाया जाता है, उसमें मछलियों को उगाते हैं और उनका मतलब कैसे ग्रो करते हैं, बाकी सारी चीज़ें पिसीकल्चर के अंतर्गत स्टडी करते हैं। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, इसमें मधुमक्खियों का पालन कैसे करते हैं, कैसे उन्हें मतलब रखते हैं फार्म में, सारी चीज़ें उसमें बताया जाता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। अब पढ़ेंगे स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। स्कोप मतलब एग्रोनॉमी हम पढ़ रहे हैं तो उसका स्कोप किन किन क्षेत्रों में है, क्या क्या यूज है। ओके। तो अन्य समस्या का समाधान, अगर हम एग्रोनॉमी पढ़ेंगे तो अन्य समस्या का समाधान होगा। हमारे देश में जितनी भूखमरी हो रही है, आज भी हमारे देश में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे भूखे सोते हैं, तो उससे अन्य समस्या का समाधान होगा, वो भी इंडिया लेवल पे। अगर क्रॉप ग्रो करेंगे तो हम अपनी जो भारत की क्या बोलते हैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना। बस फिर समस्या का समाधान, जैसे एग्रोनॉमी में कई क्रॉप उगाते हैं, जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, सनई, इनसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि, अब अपन क्रॉप ग्रो करेंगे तो उससे चारा निकलेगा और जो क्रॉप रेसिड्यू बचते हैं उससे चारे की
अगर किसान क्रॉप ग्रो करता है तो उसे उसे बेरोजगारी की समस्या का समाधान, वो खेत में काम करेगा। कोई जैसे बड़ी फील्ड है तो उसमें जैसे क्रॉप को कट करना है तो वो मजदूर लगाएगा, तो उससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति, क्रॉप ग्रो करते हैं उससे रॉ मटेरियल निकलता है ना, तो कच्चे माल की पूर्ति होती है, उसका उपयोग अपन दूसरी जगह भी कर सकते हैं, रॉ मटेरियल। राष्ट्रीय आय वृद्धि, जैसा भी बताया था कि क्रॉप ग्रो होगी तो इससे आयात निर्यात भी होता है, अनाजों का दूसरे देश से अपन लेते हैं जो अपने देश में कमी है, और जो अपने जैसे अपने यहाँ पे गेहूँ ज़्यादा होता है तो आयात निर्यात होता है, इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मृदा उर्वरता में वृद्धि, क्रॉप ग्रो होगी तो जैसे कई जगह पे क्या होता है कि किसी फील्ड में क्रॉप ग्रो है, क्रॉप ग्रो माना कि नहीं है, तो वहाँ पे सॉइल का वो मृदा वर्धन होता है। जो सॉइल है ना एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जब बारिश होती है ना और क्रॉप ग्रो रहेगी तो वो मिट्टी को जकड़े रहेगी, तो अपनी सॉइल एक जगह से दूसरी जगह नहीं होगी, मृदा वर्धन नहीं होगा। शस्त्र उत्पादन से अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, ईंधन व तेल आदि की पूर्ति भी शस्त्र उत्पादन से करते हैं। रहन सहन के स्तर में वृद्धि, क्रॉप ग्रो करेंगे अच्छे से और उपज अच्छी होगी तो रहन सहन के स्तर में ऑफकोर्स स्तर में वृद्धि होगी, सुधार होगा। नेक्स्ट टॉपिक है सीड एंड सोइल। बीज की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सीड, बीज को उपयोग तथा वनस्पति शास्त्र के आधार पर अलग अलग तरह से परिभाषित किया जाता है। डेफिनेशन, भंडारण के विसेचन के उपरांत प्राप्त पदार्थ जिसमें एक प्रगुप्त भ्रूण संचित भोज्य पदार्थ तथा बीजावरण युक्त शरीर होता है एवं अंकुरण की उपयुक्त परिस्थितियां मिलने पर एक स्वस्थ पौधे को जन्म दे सकता है, बीज कहलाता है। एग्रोनॉमिक डेफिनेशन ऑफ सीड, लैंगिक एवं वानस्पतिक प्रवर्धित बुआई की सामग्री जो फसल बोने या रोपने के काम आती है तथा जो बीमारी या कीट पतंगों से मुक्त होती है एवं बोने के बाद प्रति इकाई क्षेत्र में पौधे की इच्छित संख्या देती है, बीज कहलाती है। क्वालिटीज ऑफ गुड सीड्स, जो अच्छा सीड होता है कोई फसल ग्रो करनी है तो उसके लिए क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। फिजिकल प्योरिटी ऑफ सीड, मतलब प्योरिटी सीड, मतलब कोई भी सीड ले रहा है तो उसमें दूसरी क्रॉप का सीड ना हो, है ना, कोई अदर कंटामिनेशन हो। फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए उसमें, अगर जैसे गेहूँ ग्रो कर रहे हैं तो गेहूँ होना चाहिए, राइस ग्रो कर रहे हैं तो राइस होना चाहिए, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। दूसरा है बीज की आनुवांशिक जाति शुद्धता, जेनेटिकल एंड वेरिएबल प्योरिटी ऑफ सीड। इसका मतलब है कोई भी जैसे सीड बनाया है, जो आनुवांशिक तरीके से बनाते हैं तो उसमें जैसे दो कोई वैरायटी से क्रॉस करके अपन कोई वैरायटी डेवलप कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ उन्हीं को वैरायटी के वो होनी चाहिए आनुवांशिक गुण, किसी अदर इन्वायरमेंट इस चीज़ के नहीं होनी चाहिए, अदर इन्वायरमेंटल इफेक्ट है
परेशानी होगी फील्ड में, वो जनरेशन सही से नहीं कर पाएगा। बीजों में नमी की मात्रा, मॉइस्चर कंटेंटेंसी। मॉइस्चर का मतलब ये है कि जब क्रॉप ग्रो करती है, वो पक जाती है, जब बीज के लिए अपन लेते हैं ना फील्ड से, तो उसमें से उसमें ना कुछ परसेंट नमी मॉइस्चर होना चाहिए, जिससे वो नेक्स्ट क्रॉप अपन जब उगाएंगे ना, तो उसमें जब अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा, टोटल अपन ड्राई कर लेंगे ना, तो फिर क्रॉप ग्रो नहीं करेगी। मॉइस्चर उसमें होना बहुत जरूरी है, जनरेट नहीं होगा। सीड मैच्योरिटी। सीड मैच्योरिटी का मतलब है सीड के लिए क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, अगर अपन ने पहले ही अगर सीड को मैच्योर परिपक्व होने से पहले अपन ने काट लिया, तो वो ग्रो नहीं करेगी, या उसके बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया, धूप पड़ रही है, बहुत ज़्यादा वो कठोर हो गया और उसमें से मॉइस्चर चला गया, तो फिर बीज मतलब नहीं होता। तो एक स्टेज होती है सीड की मैच्योरिटी की, तो उसे मतलब बीज की परिपक्वता स्टेज कहते हैं कि हाँ मतलब इतने परसेंट अप्रोक्साइड 80 to 70% रहना चाहिए, है ना मॉइस्चर सीड में, तो इतना होता है फसल में, तो उसके बाद अपन क्रॉप को कट कर लेते हैं। बीजों की अंकुरण क्षमता, इसका मतलब यही है कि कौन बीज कितना मतलब ग्रो कर पा रहा है, कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, अंकुरण क्षमता। अच्छा, बीज को ग्रो करते हैं किसी फील्ड में, तो उससे पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं, सीड ट्रीटमेंट, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अदर क्रॉप कंटेमिनेशन या कुछ यूज में ना हो और अच्छे से जैसे कोई बीमारियां ना लगे, है ना कोई, उसके लिए सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। तो उसमें टू मेथड्स है, फिजिकल मेथड्स एंड वाटर ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें फिजिकल मेथड में ही आता है और वाटर ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं, किसी निश्चित तापक्रम में समय तक रखकर पानी से बाहर निकालकर ठंडे पानी में डुबोकर बाहर सुखा देते हैं। अच्छा, किसी बीज को किसी निश्चित तापक्रम पर एक टेम्परेचर पर वाटर को गर्म करके पानी से बाहर निकालकर ठंडे पानी में, फिर उसे ठंडे पानी में डुबोकर फिर सुखाते हैं। और केमिकल मेथड्स में कवकनाशकों की धूली से बीज का उपचार, सीड ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ फंगिसाइड। इसमें फंगिसाइड का उपयोग करते हैं। मुख्यतः आर्गेनिक, मर्क्यूरियल, एओकिक जैसे एग्रोथेन, या सेरिसन आदि कवकनाशियों की 2.0% या 2.5% मात्रा की दर से बीजों को उपचारित करते हैं। इन रसायनों की सहायता से अनेकों रोगों जैसे गेहूं, जौ, बजई, अनावृत कंडवा, गेहूं का वंड, मूंगफली व अन्य फसलों की जड़ों के सड़ने का रोग, रूट रॉट, ज्वार के दानों को कंडवा रोग, मटर का पादप सड़न रोग तथा अनेक फसलों का अंकुमारी ब्लाइट, अलसी का रस्ट, विल्ट व कपास की ब्लैक आर्म जैसे रोग इनकी सहायता से नष्ट करते हैं। बाजार में उपयुक्त रसायनों के अतिरिक्त हेक्सान एक कवकनाशी है। हेक्सान, थायराम, कैप्टान, ऑर्डोमिस्टर, बरमिंडी मिक्सचर, पेप्लान, फ्लक्टाइन, फाइटोलाइन, जिराम, बीएससी, डीडीटी नामक रसायनों गार्डनों व कीटों से बीजों को बचाने के लिए उपलब्ध कैप्टान, थायराम, टिलैक्स व हेक्सान जैसे रसायनों के एक भाग के साथ 200 से 500 भाग बीज मिलाकर उपचारित कर सकते हैं। ये फंगिसाइड से सीड ट्रीटमेंट करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन मैन्यूरिंग। हरी खाद, हरी खाद क्या होती है? ग्रीन मैन्यूरिंग। हरी खाद तो वो होती है ऐसी फसलें जो खेत में जैसे किसी फील्ड में कुछ फसलें उगाते हैं और उनको उसी में पलटवार कर देते हैं, उसी में उनकी जुताई कर देते हैं, तो वो ग्रीन मैन्यूरिंग कहलाता है। ग्रीन मैन्यूरिंग वाली फसलें जो होती है जैसे सनई, भैंजा, ज्वार, मूंग, उड़द, लोबिया, ये सब ग्रीन मैन्यूरिंग होती है। क्यों किया जाता है? ये ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाती हैं और सॉइल की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। डेफिनेशन हरी खाद, the practice of turning under compost green plant tissue into the soil is referred as green manuring। जो ग्रीन मैन्योर वाले प्लांट है उनको डिकम्पोज करना सॉइल में। इससे लाभ क्या होता है? ग्रीन मैन्योर अगर अपन फील्ड में कर रहे हैं तो इससे लाभ क्या होता है? मृदा में जीवाश्म पदार्थ एवं नत्रजन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, नत्रजन जैसे कोई अपन नाइट्रोजन वाली फसल लेते हैं, जैसे इसमें मेनली क्या होता है कि जो दालचोल वाली है ना फसलें वो लेते हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में वो कौन सा यूज पाया जाता है? जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वायुमंडल में, राइजोबियम। हाँ, राइजोबियम पाया जाता है, तो ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसमें मूंग उड़द लेते हैं, है ना, जो नाइट्रोजन की परसेंटेज को बढ़ाता है। मृदा सतह में पौधों के पोषक तत्वों का संरक्षण। अगर मृदा की जो लेयर है मृदा सतह पे अगर प्लांट ग्रो करेंगे ग्रीन मैन्योर वाले, तो पोषक तत्वों का संरक्षण होगा। अगर ग्रीन मैन्योर कब उगाते हैं? जब अपनी फसल ग्रो हो जाती है मेन, फिर उसके बाद खाली पड़ी रहती है भूमि, तो उसके बाद ग्रो करते हैं। जिससे खाली पड़ी रहेगी तो उसमें डायरेक्ट सनलाइट आएगी, तो उसके जो बेनिफिशियल भी कुछ इंसेक्ट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किल हो जाते हैं। वो डायरेक्ट सनलाइट आ जाती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है गर्मियों में। अगर हम ग्रीन मैन्योर उगाएंगे तो उससे न्यूट्रिएंट तो बढ़ेगी सॉइल में, पोषक तत्वों का भी संरक्षण होगा। एक लेयर बनी रहेगी, प्लांट ग्रो होंगे तो वो सॉइल के अंदर ही रहते हैं। पोषक तत्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पोषक तत्व माइक्रो होते हैं, जो मृदा सतह में पोषक तत्वों का एकत्रीकरण। वही चीज है जो पोषक तत्व एनपी के हुए उनमें एकत्रीकरण होता है, जैसे नाइट्रोजन का, पोषक तत्व की उपलब्धता में वृद्धि। ग्रीन मैन्योर उगाएंगे, उसको सॉइल में डिकम्पोज करेंगे तो कैल्शियम, फास्फोरस और पोटास आदि की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द सरफेस सॉइल, सॉइल की सरफेस का प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे बारिश से मृदा क्षरण होता है, और एक जैसे लीचिंग होता है, मतलब सॉइल में सरफेस जैसे किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो वो जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, तो उससे मृदा सतह का संरक्षण होता है। जैविक प्रभाव, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। मृदा को यदि एक फैक्ट्री मान लिया जाए तो मृदा जीवाश्म उसमें श्रमिक का कार्य करते हैं, और श्रमिकों का भोजन जीवाश्म पदार्थ ही होता है। हरी खाद जीवाश्म पदार्थों का प्रमुख साधन है। मृदा में अनेक जैविक क्रिया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रेट और विच्छेदन में अन्य पदार्थों का उत्पादन इन्हीं जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। खरपतवार नियंत्रण, हरी खाद की फसल में मृदा में खरपतवार की वृद्धि को भी रोकने में सहायता करती है। जैसे कोई खरपतवार ग्रो करेगा तो जल के साथ ही डिकम्पोज हो जाएगा,
संरचना में सुधार, जीवाश्म पदार्थ हरी खाद द्वारा मृदा में मिलाकर तेजी व चिकनी भूमियों की संरचना में सुधार होता है। फसलों के उत्पादन में वृद्धि, विभिन्न जलवायु में मृदा की परिस्थितियों में हरी खाद की फसलों को मुख्य फसल की उपज में 8 से 60% अतिरिक्त वृद्धि करती है। अगर हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो अपन को कोई बाहर के फर्टिलाइजर वगैरह का तो कोई अपन को अलग से पैसा वगैरह वो नहीं करना पड़ता है, खर्च नहीं करना पड़ता है, और उसके बिना यूज़ करें, बिना कोई फर्टिलाइजर या फिर कोई भी केमिकल यूज़ करे बिना अपन मतलब फसलों में 8 से 60% तक की अतिरिक्त वृद्धि कर सकते हैं। उत्पादन उपज में भी वृद्धि कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योर की दो विधि होती है, ग्रीन मैन्योर इन सीटू और ग्रीन लीफ मैन्योर। इसमें क्या होता है, ग्रीन मैन्योर इन सीटू में इस विधि के अंदर जिस खेत में हरी खाद की फसल उगाई जाती है उस खेत में उसको दबा दिया जाता है। इस प्रकार की फसलें अकेली या किसी फसल के साथ विस्तृत रूप से बोई जा सकती है। विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में वर्षा अच्छी होती है वहाँ पर इस विधि को अपनाते हैं। नमी के अभाव में फसल की उसी खेती से बढ़ाकर और फिर मृदा में फसल का फलन अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता व आगामी फसल की पैदावार पर बुरा प्रभाव छोड़ती है। ग्रीन मैन्योर इन सीटू में क्या होता है कि उसी खेत में फसल को उगाया और उसी में डिकम्पोज कर दिया, उसी में पलटवार कर दिया मृदा का। और दूसरी जो विधि होती है ग्रीन मैन्योर, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में एक क्षेत्र में पेड़ पौधे की पत्तियां तोड़कर हरी खाद की फसल लगाकर दूसरे क्षेत्र में दबाते हैं। जैसे किसी और दूसरे खेत में हमने फसल को ग्रो किया और उसकी पत्तियां तोड़कर दूसरे खेत में डिकम्पोज कर दिया। इसकी मतलब स्टेज क्या होती है कि हाँ मतलब कोई क्रॉप ग्रो करी है और फिर हाँ मतलब किस स्टेज पे मतलब हाँ ग्रीन मैन्योर फर्टिलाइज हो गई है, अपन इसको कट कर सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज, अगर फ्लावरिंग स्टेज तक अगर मतलब ग्रीन मैन्योर की स्टेज मानते हैं कि हाँ ये परिपक्व हो गई है। इसके एग्जाम्पल सनई, संजन, ढैंचा, मूंग, उड़द, ग्वार, मोट और दलहनी और अदलहनी फसलें भी यूज करते हैं। इसमें दलहनी में मेथी, मसूर, खेसारी, सेंजू व मुरेला, मटर, बरसीम आदि, और अदलहनी में राई, सरसों, संजम, मामूली आदि की हरी खाद की फसलों के रूप में प्रयोग की जाती है।